3, 2, 1, go. नमस्कार, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन में मादा जनन भागों का क्या देखेंगे, इसका हम क्लासिफिकेशन सारे भागों का वर्णन देखेंगे। तो आइए बिना टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो आता है वो आता है ये क्या आता है, स्त्री जनन तंत्र, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको देखेंगे हम आज। तो इसमें क्या हैगा, यहाँ से हम करते हैं शुरुआत। तो स्त्री जो लैंगिक जनन प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है। लैंगिक जनन की जो क्रियाएं होती हैं उनमें यह अतिरिक्त क्रियाओं का संवहन करती है। जैसे क्या हो गया, बच्चे को जन्म देना, पोषण, उसे आहार उपलब्ध कराना, ये सारे क्या होते हैं, इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो आइए हम इसका पूरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या है, स्त्री लैंगिक जनन की प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है, जैसे निषेचन स्थल व भ्रूण विकास हेतु सुरक्षित व अनुकूलित स्थान उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके लिए क्या कराना, अनुकूलित स्थान उपलब्ध कराना। भ्रूण अवस्था के बाद प्रसव तथा शिशु के दुग्ध के रूप में पोषण आहार उपलब्ध कराना। पोषण आहार उपलब्ध क्या होता है, कराना होता है। क्या होता है, दुग्ध पूर्ण गर्भावस्था के बाद प्रसव तथा शिशु को क्या दुग्ध के रूप में पोषक आहार का उपलब्ध कराना, इसका क्या होता है, इनका कार्य होता है। मतलब क्या क्या कार्य होते हैं, निषेचन स्थल यानी भ्रूण विकास हेतु सुरक्षित या अनुकूलित स्थान उपलब्ध कराना, सुरक्षित या अनुकूलित क्या कराना, स्थान उपलब्ध कराना। ये सबसे पहला होता है। क्या होता है, भ्रूण निषेचन स्थल या भ्रूण विकास हेतु सुरक्षित अनुकूलित जो स्थान होता है वो उपलब्ध कराना, इसका प्रमुख पहला कार्य होता है। अब दूसरा कार्य क्या होता है, पूर्ण गर्भावस्था के बाद प्रसव। क्या होता है, पूर्ण गर्भ अवस्था के बाद क्या कराना, पास्चुरेशन कराना। पास्चुरेशन कराना। अब पास्चुरेशन के बाद क्या होता है, शिशु को दुग्ध के रूप में पोषक आहार उपलब्ध कराना। इनको जो दुग्ध के रूप में जो पोषक आहार होता है, दुग्ध के रूप में जो पोषक क्या होता है, आहार होता है, वो इनको क्या कराना, उपलब्ध कराना। ये स्त्री जनन तंत्र के कुछ होते हैं, अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, अब आता है, अतः स्त्री जनन तंत्र के भाग भी लैंगिक प्रजनन की इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुकूलित होते हैं। स्त्री जनन तंत्र द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य अब हम देखते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम यहां से। डायग्राम है, स्त्री श्रोणी प्रदेश का जनन तंत्र दर्शाने वाला आरेख काट। आरेख क्या है, काट है। ये आरेख काट है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहां से, ये चित्र हैगा, इसके माध्यम से हम समझने के करेंगे, प्रयास करेंगे, सारे भागों को अच्छी तरीके से देख लिया। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर्स की। इसमें क्या हैगा, प्राथमिक लैंगिक भाग अंडाशय, जहां अंड कोशिका का विकास होता है। जो प्राथमिक लैंगिक भाग होता है वो क्या होता है, अंडाशय। प्राथमिक जो लैंगिक भाग होता है वो होता है अंडाशय, जहां पर अंड कोशिका का क्या होता है, विकास होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंड कोशिका का विकास होता है, ये याद रखना है।
अंड कोशिका का विकास कहाँ होता है? तो अंडाशय में जो होता है, अंड कोशिका का विकास होता है अंडाशय में। अब देखेंगे सहायक नलिका जैसे अंडवाहिनी क्या हो गया? जैसे अंडवाहिनी, सहायक नलिका जैसे अंडवाहिनी, जैसे क्या? अंडवाहिनी। ये हो गया अंडाशय, ये वाला भाग क्या आएगा? अंडाशय। अब इसमें देखना है हमको अंडवाहिनी, ये जो होती हैं, ये होती हैं अंडवाहिनी, ठीक है। अभी हम यहीं से देखते हैं अंडवाहिनी में गर्भाशय, गर्भाशय ही ग्रीवा और योनि, ये क्या होती है? सहायक भाग होती हैं। क्या क्या होती हैं? अंडवाहिनी होता है, सहायक भाग क्या होते हैं? प्राथमिक भाग कौन सा होता है, यानी प्रमुख भाग कौन सा होता है? तो प्रमुख भाग होता है अंडाशय। प्रमुख भाग क्या होता है इसका? प्रमुख भाग होता है अंडाशय। अब सहायक भाग क्या होती हैं? वो होते हैं अंडवाहिनी होता है, गर्भाशय होता है और गर्भाशय ही ग्रीवा यानी और योनि होती है। सर्विक्स ठीक है, ये होती हैं। यूरेटस क्या होता है? गर्भाशय होता है। और वेजिना जो होता है वो क्या होती है? योनि होती है वेजिना, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। अंतरोपण गर्भाशयों के समय होने वाले भ्रूणीय विकास के लिए गर्भाशय जो विकास का जो जहाँ होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। अब आ जाता है सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसे बर्थोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थोलिन। अब आता है शिशुओं के पोषण के लिए रक्त स्तन, क्या होती है? स्तन ग्रंथि। अब आता है बाह्य जननेंद्रिय कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे। इसमें बाह्य जननेंद्रिय जो होती हैं वो होती हैं बाह्य जननेंद्रियाँ स्त्री जनतंत्र के कुछ भाग युग्मित होते हैं। अब इसमें युग्मित भाग होते हैं, जैसे अंडाशय क्या होता है? ये युग्मित होता है। अंडवाहिनी क्या होती हैं? युग्मित होती हैं। इस तंत्र में अयुग्मित भाग भी होती हैं। गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि क्या होती हैं? ये होते हैं अयुग्मित भाग। कैसे भाग होते हैं ये भाग होते हैं अयुग्मित भाग। अब देखते हैं हम यहाँ पर स्त्री जनन अंग, अंग हैगा और कार हैंगे। सबसे पहले आता है अंडाशय। तो अंड कोशिका व मादा लिंग हार्मोन्स का उत्पादन, अंड कोशिका का उत्पादन होगा और मादा लिंग हार्मोन्स का उत्पादन होगा। अंड मुक्ति भी यहीं से होती है, ठीक है। अंड कोशिका का उत्पादन होगा और मादा लिंग हार्मोन्स का उत्पादन होगा और अंड मुक्ति यहाँ होती है। किससे? अंडाशय से। अब आता है अंडवाहिनी। अंड कोशिका का स्थानांतरण निषेचन स्थल, अंड कोशिका का स्थानांतरण होता है और यही निषेचन स्थल होता है। गर्भाशय आता है भ्रूण व फीटस के धारण करना, गर्भाशय में जो भ्रूण होता है या फीटस उसको धारण करने का ये कार्य करता है। अब आता है योनि, इसे वेजिना बोलेंगे। तो मैथुन के समय वीर्य ग्रहण करना व जन्मनाल यानी बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? बर्थ कैनाल का निर्माण करती है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे आगे क्या हैगा। इसमें आता है, अब हम एक एक कर सारे भागों का क्या करते चलेंगे? वर्णन करते चलेंगे। पहले देखेंगे प्राथमिक जनन अंगों में। किसमें देखेंगे? प्राथमिक जनन अंगों में कौन से अंग होते हैं वो देखेंगे। तो प्राथमिक जो जनन अंग होते हैं उसमें एक ही अंग होता है और वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय, ओवरीज जिसको बोलते हैं हम ओवरीज। अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवरीज बोलते हैं। ये क्या होता है? प्रमुख भाग होता है मादा जनन तंत्र का, ठीक है। अब इसमें आता है अंडाशय स्त्री में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। कौन से होते हैं ये? प्राथमिक जो होते हैं वो लैंगिक अंग होते हैं जो मादा युग्मक अंड तथा अनेक स्टीरॉयड हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। ये मादा युग्मक का निर्माण करेंगे और स्टीरॉयड जो हार्मोन्स होती हैं उनका उत्पादन भी यहाँ से होता है, ठीक है। इन मादा लिंग हार्मोन्स को अंडाशयी हार्मोन्स कहते हैं। क्या? ओवरीन हार्मोन्स इनको कहते हैं, अंडाशय इनको हार्मोन्स कहते हैं। कहा जाता है उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है, अर्थात प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। और ये दोनों तरफ उदरीय भाग में क्या होते हैं? एक एक अंडाशय स्थित होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, उदरीय भाग में। अब आता है प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, लगभग 1 सेंटीमीटर जो होता है मीटर व्यास वाला होता है। इसका यह क्या आएगा? स्ट्रक्चर आएगा पूरा का पूरा ऐसा होता है, वो इतने इतने व्यास का होता है,
ठीक है, जो श्रोणि भित्ति या गर्भाशयों की स्नायुओं की मदद से जुड़ी होती हैं। अब दूसरे शब्दों में यह पृष्ठीय उदरीय भित्ति में लगे जब तंतुबत लिगामेंट्स की सहायता से उदरीय गुहा में लटकी रहती हैं। इस प्रकार पुरुषों में जनद या वृषणों के विपरीत स्त्रियों में जनद जो अंडाशय होते हैं वो उदरीय गुहा में स्थित होती हैं। क्या होता है, अब ये जो क्या बोलते हैं इनको, जो जनद होती हैं, जो पुरुषों में जनद जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, उदरीय गुहा के बाहर होती हैं। कहाँ होती हैं, उदरी गुहा, उदरी गुहा के बाहर, उदरीय गुहा के बाहर, उदरीय गुहा के बाहर कहाँ होते हैं, एक थैलाकार संरचना में होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे वृषण कोष कहते हैं। ठीक है, अब इसके विपरीत जो मादा में होता है, ये फीमेल में जो होता है वो कहाँ पर होता है, उदर गुहा में स्थित होता है। और कितने होती हैं, यह है एक जोड़ी होती हैं। एक जोड़ी कितनी होती हैं, एक जोड़ी। अब एक जोड़ी का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी का मतलब हो गया ये संख्या में दो होती हैं। कितनी होती हैं, संख्या में ये दो होती हैं। और उदर गुहा के दोनों, रुक जाइए, के दोनों तरफ एक एक होते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ क्या होती हैं, एक एक होती हैं। और कितने होती हैं, संख्या में दो होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर में। अब आता है प्रत्येक अंडाशय एक ठोस संरचना होती है। कैसी होती है, एक ठोस संरचना होती है जो बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथीलियम जो होती है, जनन एपिथीलियम से स्थित होती है। इसके अंदर का ठोस भाग अंडाशय पीठिका यानी ओवरियन स्ट्रोमा कहलाता है, जो दोनों में विभक्त हो जाता है। अब परिधीय तथा बाहरी बलकुट यानी कॉर्डेक्स व भीतरीय मेडुला कहलाता है। अब इसका जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्डेक्स कहलाता है। इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, इसका जो बाहरी भाग होता है वो कॉर्डेक्स कहलाता है। और जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, अब होता है इसका जो परिधीय भाग या बाहरी बलकुट भाग जो कॉर्डेक्स से बोलते हैं, कॉर्टेक्स, तथा यह केंद्रीय जो मेडुला होता है, क्या होता है, केंद्रीय, इसका बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स और जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या होता है, इसका मेडुला होता है। मेडुला होता है में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब आता है अंडाशय में जो मेडुलरी भाग में अंडाकार या गोल संरचना बिखरी होती हैं। इसके मेडुलरी भाग में क्या होती हैं, गोल संरचना बिखरी हुई होती हैं, जिन्हें प्राथमिक पुट्टिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक पुट्टिकाएं कहते हैं। अब अंडाशयी पुट्टिकाएं, ओवरियल यानी फॉलिकल कहलाती हैं पुट्टिकाएं। ये हम आगे इन ग्राफियन पुट्टिका, फॉलिकल पुट्टिका, इन सारी का वर्णन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अपन ओरल देख रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं अपन सहायक जो नलिकाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक्सेसरी जो डक्ट होती हैं, डक्ट यानी नलिकाएं होती हैं। डक्ट क्या इसको बोलते हैं, जो डक्ट नलिकाओं को बोलते हैं। वह ग्रंथियां हैं यानी ग्लैंड, क्या ग्लैंड होती हैं। पहले हम डक्ट देखेंगे फिर इसके बाद ग्लैंड देखेंगे। सबसे पहले आता है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका, गर्भाशय या योनि स्त्री जनतंत्र की सहायक नलिकाएं बनाती हैं। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका होती है, अंडवाहिनी। और फिर आता है गर्भाशय या योनि स्त्री जनतंत्र की जो सहायक नलिकाओं को बनाती हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पर अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में या फैलोपियन नलिका जो होती है, फैलोपियन ट्यूब या स्त्री जनन तंत्र में एक
जोड़ा, एक जोड़ा यानी कि दो, एक जोड़ा यानी कितने, दो। और पेशीय नलिकाकार अंडवाहिनी पाई जाती हैं। पेशीय नलिकाकार क्या होती हैं, अंडवाहिनी पाई जाती हैं। ये देखिए, ये अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी, ये पेशीय क्या होती हैं, अंडवाहिनी इसमें पाई जाती हैं। दिख रही होंगी आपको अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी नलिका, ये वाली अंडवाहिनी नलिका है, ये अंडवाहिनी नलिका है, और ये अंडवाहिनी नलिका है। एक दोनों तरफ पाई जाती हैं। ये कितनी होती हैं, संख्या में 2 होती हैं, यानी ठीक है, अब पाई जाती हैं। अब प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से जो होता है 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। 10 से 20 सेंटीमीटर क्या होती हैं, लंबी होती हैं, तथा लगभग ये परिधीय भाग में होती हैं। अब देख लिया आपने, ठीक है, परिधीय भाग में होती हैं। अब आता है अंडवाहिनियों की जो गुहा पक्षमाभी एपिथेलियम से स्थित होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब जो अंडवाहिनी होती हैं उसके कितने भाग होते हैं, अंडवाहिनी के होते हैं 3 भाग। अब 3 भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए, पहला होता है, पहला कौन सा होता है इसमें, पहला होता है कीपक या इनफंडिबुलस। कीपक या इनफंडिबुलस, ये पहला अंडवाहिनी का जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं कीपक या इनफंडिबुलस। अब इसमें देखिए, अंडवाहिनी का अंडाशय के पास वाला भाग, जो अंडवाहिनी के अंडाशय के पास वाला जो भाग होता है उसे ही बोलते हैं हम कीपक या इनफंडिबुलस। देखिए, ये अंडवाहिनी का, ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी का जो नीचे वाला ये भाग होता है इसी को बोलते हैं हम कीपक या इनफंडिबुलस। कीपक या इनफंडिबुलस ये भाग होता है कीपक या इनफंडिबुलस। ठीक है, क्या होता है, कीपक होता है या इनफंडिबुलस होता है, हम चाले डायग्राम में बताते चलेंगे। ठीक है, अब आता है अंडवाहिनी का अंडाशय के पास वाला भाग कीप कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहते हैं। ये इसी कीपनुमा संरचना के किनारे पर अंगुलियों जैसे प्रवर्ध होती हैं, जो आकार में झालर के समान होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम फिम्बरी कहते हैं। ये जो भाग होती हैं, ये आकार में जो संरचना होती है वो झालर के समान होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फिम्बरी। ये जो झालर के समान संरचना, ये फिम्बरी हैं, ये फिम्बरी हैं। क्या है, ये फिम्बरी हैं। ठीक है, झालर के समान जो संरचना होती है उसे फिम्बरी कहती हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं झालर संरचना, फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी के नाम से जाने जाते हैं। झालर या फिम्बरी अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से मुक्त हुए अंडाणुओं के संग्रहण में कार्य करती है। ये क्या करती है, जो फिम्बरी संरचना होती है, जो अंडाशय से अंडाणु मुक्त होती हैं उनको अपनी अंगुलियां का और संरचनाओं के कारण उनको क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। उनको ये संरचनाओं के कारण जो संरचनाएं होती हैं इसमें, क्या कौन संरचनाएं होती हैं, जो अंगुलियाकार संरचना, ये संरचनाएं होने के कारण ये अंडाणुओं को क्या कर लेती हैं, अच्छे से पकड़ लेती हैं। ठीक है, अब आते तुम्बिका या फिर क्या होता है, एम्पुला। तुम्बिका या एम्पुला जो होता है ये वह भाग होता है जहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है। मतलब ये निषेचन का संकीर्ण पथ होता है, लेकिन निषेचन तो स्थिमस में होता है, लेकिन देखेंगे अभी क्या आएगा। देखो, तुम्बिका या इम्पुला कभी थोड़ा सा आगे चलकर अंडवाहिनी की एक अपेक्षा चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका कहा जाता है। अंडवाहिनी के इसी भाग में प्राय निषेचन होता है। यहाँ क्या होता है, प्राय इसी भाग में क्या होता है, निषेचन होता है। कहाँ के, तुम्बिका या एम्पुला में क्या होता है, निषेचन होता है। इसको देखते हैं हम डायग्राम में, कहाँ होता है तुम्बिका या एम्पुला। ये भाग यहाँ पर जो होता है, वो जो बिंदु चल रहा है लाल, यहीं पर निषेचन होता है। यहाँ से जो सफेद में आ रहा है, यहाँ से चलते हुए लाल के किनारे ये शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हुए यहाँ पहुँचते हैं, और उसी समय यहाँ से अंडाशय से अंडाणु मुक्त होते हुए यहाँ, इसको सबसे पहले यहाँ ये अंडाणु आया। मान लीजिए लाल जो है वो क्या, अंडाणु, यहाँ अंडाणु को इस फिम्बरी ने क्या हुआ, जकड़ने के बाद ये फिम्बरी इसको अंदर लाती है और यहाँ कर देती है। वहाँ से शुक्राणु भी क्या हो रहे थे, आ रहे थे। ठीक है, यहाँ ये अंडाणु हैं। देखिए क्या हैगा, ये मान लीजिए यहाँ से आ रहे थे ये शुक्राणु, ये यहाँ तक आ गए। अब यहाँ
ये अंडा या यहाँ आकर क्या होगा, ये निषेचन हो जाता है। ठीक है, वो निषेचन कहाँ होता है, इस भाग में, यहाँ पर एम्पुला भाग में क्या होता है, निषेचन होता है। ये झलरी या इसे बोलते हैं फिबरी कीपक ये होता है, ये भाग होता है इसके नीचे वाला भाग। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे वाला भाग। अब इसमें क्या आ जाती है, संकीर्ण पथ या स्थिमस। अब संकीर्ण पथ या स्थिमस में क्या हैगा, अंडवाहिनी का अंतिम सकरा भाग जो होता है, अंतिम और सकरा भाग होता है, वो संकीर्ण पथ स्थिमस कहलाता है, जो गर्भाशय में जाकर क्या होता है, खुलता है। ये कहाँ जाकर खुलता है, गर्भाशय में। ये देखिए स्थिमस, ये है संकीर्ण पथ, अंडवाहिनी का संकीर्ण पथ ये है गर्भाशय। यहाँ जाकर क्या होता है, ये पथ खुलता है, यहाँ से होते हुए शुक्राणु आते हैं, जो संरचना है इससे होते हुए शुक्राणु आते हैं, और यहाँ जाकर क्या होता है, ये खुल जाता है, ये रास्ता यहाँ जाकर खुलता है, जहाँ पर भ्रूण का जो पोषण होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसका ये भाग हो गया। ये सारे भाग समझे हमने। एक बार फिर देखते हैं क्या होता है। ये इनफंडिबुलस वहाँ होता है, अंडवाहिनी का जो अंडाशय के पास वाला भाग क्या होता है, कीप होता है, उसी के जो नीचे वाला भाग होता है वो कीपक होता है, और कीपक के नीचे एक अंगुलियाकार संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं, जो अंडाणुओं को पकड़ने में सहायक होती है। ठीक है, अंडोत्सर्ग के समय। अब आता है इसका दूसरा भाग होता है तुम्बिका, जिसे बोलते हैं एम्पुला। अब तुम्बिका या एम्पुला में क्या होता है, यहाँ पर निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन कहाँ होता है, तुम्बिका या एम्पुला में, यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है। अब आता है संकीर्ण पथ, इसे बोलते हैं स्थिमस। यह अंडवाहिनी का अंतिम सिरा होता है, सकरा भाग होता है, जो जाकर कहाँ खुलता है, ये जाकर खुलता है गर्भाशय में। ठीक है, अब ये खत्म हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं अपन, कहाँ देखते हैं, गर्भाशय यानी यूट्रस। देखो स्त्री में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे बच्चेदानी या बुम्ब कहते हैं। गर्भाशय 8 सेंटीमीटर लंबा, खोखला, पेशीय व उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, ये उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, गर्भाशय। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जिसमें प्रचुर रक्त आपूर्ति होती है। गर्भाशय श्रोणि भित्ति से स्नायुओं की मदद से जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी ऊपरी भाग जैसे फैलोपियन नलिका में खुलती है। जो पहली ऊपरी भाग होता है वो कहाँ खुलता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ जाकर खुलती है, जैसे गुंबज या डोम के आकार की होती है। कैसे होती है, गुंबज या डोम के आकार की होती है। बीज का भाग नाल या सर्वाइकल कैनाल की कही जाती है। बीच का भाग जो होता है उस क्या नाल या सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। गर्भाशय की भित्ति में जो ऊतक 3 स्तरों के होते हैं, बाह्य पतला जो होता है वो झिल्लीमयी होता है, उसे परिगर्भाशय कहते हैं, और जिसे पेरीमेट्रियस कहते हैं, और मध्य जो मोटा होता है उसे अनैच्छिक पेशियां होती हैं से बना यह स्थित गर्भाशय मायोमेट्रियस, तथा आंतरिक जो गर्भाशय होता है वो अंतः स्तर एंडोमेट्रियस कहलाता है। ठीक है, ये 3 इसके स्तर होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं गर्भाशय गुहा में स्थित करता है। अब आता है मायोमेट्रियस, एक एंडोमेट्रियस प्रचुर रक्त आपूर्ति वाले होते हैं। अब आता है एक अर्तव चक्र में जो साइकिल्स होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है प्रति माहवारी के दौरान गर्भाशयों के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर यानी मायोमेट्रियस प्रसव के समय गर्भाशयों में होने वाले तीव्र संकुचनों के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है, मायोमेट्रियस जो होता है वो गर्भाशय में होने वाले प्रसव के समय 3 संकुचनों के लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। अब आता है गर्भाशयी पेशियां मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचल अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स, इसको याद रखिए कि गर्भाशयी पेशियां मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अनैच्छिक पेशियों में से एक हैं। प्रबल अनैच्छिक पेशियों में से क्या है, ये एक हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो हम संरचना वाला भाग देखने वाले थे उसको यहाँ वर्णन करते चलेंगे। अब देखते हैं आप सही से, यह है योनि, जो सफेद में ये क्या है, ये है योनि। अब ये योनि है, ये है योनि, ये योनि यह है योनि। यहाँ से क्या होते हैं, जो शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हैं, इसमें यहाँ से इस रास्ते इसमें प्रवेश करते चलते हैं, और वो इस तरफ भी जाते हैं और वो इस तरफ भी जाते हैं। जहाँ भी इनका निषेचन होता है वो यहाँ कहीं भी यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, इनका क्या होता है, यहाँ पर निषेचन होता है। ठीक है, यह यहाँ होता है।
तो जहाँ निषेचन होता है उसे तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्बिका। वह भाग होता है जहाँ पर अंडाणु व शुक्राणु क्या होता है? निषेचन होता है। अब ये होती है डिंबवाहिनी, जिसको बोलते हैं अंडाशय। यहाँ पर जो अंडाणु होता है उसका निर्माण होता है और उसका संग्रहण होता है यहीं पर। ठीक है। अब इसका जो और भाग हैगा, ये इसकी क्या हो गई? पेशियाँ हो गई, अंतर स्तर पेशियाँ, गर्भाशयी पेशी स्तर, ये पेशियाँ हो गई। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं ये गुंबज के आकार का जो होता है इसे हम इनफंडिबुलस कहते हैं। ये गुंबज के आकार का होता है, ये भाग होता है। ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं तो गर्भाशय ये क्या होती है? गुहा होती है, गर्भाशय गुहा। इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं। ये भाग होता है इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं, इसे गर्भाशय भी बोलते हैं। अब यहाँ आ जाता है ये संकीर्ण पथ होता है। ये संकीर्ण पथ होता है इस्थिमस। ये पतली संरचना होती है फैलोपियन ट्यूब की, जो गर्भाशय में आकर क्या बोलती है? खुलती है। ठीक है। क्या खुलती है? आकर गर्भाशय में आकर ये खुलती है। अब देखते हैं हम सारे भागों को क्या करते चलेंगे, एक एक करके वर्णन करते चलेंगे। अब आता है कीपक। ये होता है कीपक। यहाँ पहले नंबर जो प्रथम बार क्या होता है? वो अंडाणु आता है जो फिम्बरियों के बाद यहाँ आता है और यहाँ आकर इसका क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है। ये कीपक होता है। अब जाते हैं फिम्बरी। ये क्या इनका कार्य होता है? यहाँ से जो एग क्या हुआ, जो एग या ओवा से बोलते हैं हम अंडाणु, यहाँ से क्या हुआ? रिलीज हुआ, तब यहाँ आता है तो ये फिम्बरी उसको क्या कर लेती हैं? जकड़ कर कीपक में भेज देती हैं। अब कीपक से चलते हुए यहाँ आता है, यहाँ उसको मिल जाते हैं, इस पर मिल जाते हैं, जिस कारण इसमें क्या होता है? निषेचन हो जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से चलते हम यहाँ आते हैं, क्या ये होता है? ये होती है गर्भाशय ग्रीवा। ये वाला भाग जो होता है वो क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा होती है। और ये गर्भाशय नाल यानी कि बर्थ कैनाल बोलते हैं। योनि, ये ही वह भाग होता है। इसका कार्य होता है शुक्राणुओं का संग्रहण करना, स्पर्म का संग्रहण करना योनि का प्रमुख कार्य होता है। तो हमने इस डायग्राम का सारा कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा लक्ष्य होने वाला है। अब आता है योनि, यानी गर्भाशय पतली ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है, जो 7.5 सेंटीमीटर लंबे एक पेशीय नाल है। यह ग्रीवा नाल के साथ मिलकर जन्म नाल या बर्थ कैनाल बनाती है। ये हमने देखा अभी क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है, वो योनि बनाती है। योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य संग्रहण करने का भी कार्य करती है। ये पुरुषों से क्या करती है? वीर्य संग्रहण करने का कार्य करती है। वो क्या होती है? योनि होती है जो वीर्य संग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है। अब देखते हैं बाह्य जननांग कौन कौन से हैं। बाह्य जननांग होती हैं, इनको हम देखेंगे कि जघन सेल या मास प्यूबिस क्या होता है? मास प्यूबिस होता है। लेबियो बेजा होता है और लेबियो माइनोरा होता है। योनिच्छद या हाइमेन होता है और क्लाई टोरिस होता है। ये क्या होते हैं? बाह्य जननेंद्र होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है। यहाँ देखिए ये बाह्य जननेंद्र हो गए। क्या होगा? ये बाह्य जननेंद्र हो गए। सबसे पहले देखेंगे हम बाह्य जननेंद्र, ये हमने साला वहाँ देख लिया था। अब यहाँ से देखते चलेंगे हम, कहाँ से? यहाँ से कि जघन सेल या मास प्यूबिस वसीय ऊतक होता है। ये क्या होता है? ये होता है वसीय ऊतक। वसीय ऊतक होता है। यह एक गद्दी जैसी संरचना होती है जो त्वचा व जघन बालों से ढकी होती है। त्वचा व किससे ढकी होती है? जघन बालों से। ये त्वचा व ये जघन बालों से ढकी होती है। ये होता है मास प्यूबिस। ये होता है मास प्यूबिस वाला भाग जघन संघान। यहाँ होता है मास प्यूबिस वाला क्या होता है? यहाँ भाग होता है जो किससे? जघन बालों से ढकी होती है। ठीक है। इस पर काम करेंगे हम। यहाँ ये क्या है? थोड़े अलग वो चित्र जो है डायग्राम उसकी जगह आ गया और ये वाला इसकी जगह आ गया, इसलिए वो कन्फ्यूजिंग हो रही है ज़्यादा। ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, कहाँ? ये वहाँ होना था। ठीक है। अब आ जाते हैं हम वृद्ध भगोष्ठ। क्या आता है? वृद्ध भगोष्ठ देखेंगे तो ऊतकों वृद्ध भगोष्ठ जो होता है तो यह ऊतकों का मांसल बलैन है जो मास प्यूबिस के नीचे तक फैले रहता है। मास प्यूबिस के कहाँ तक? नीचे तक फैले रहता है तथा यह योनि द्वार को घेरे रहता है। ये किसको घेरे रहता है? ये घेरे रहता है योनि द्वार को। ये योनि द्वार को क्या करता है? ये है योनि द्वार, ये है योनि द्वार। अब इसको जो घेरे हुए है वो मास प्यूबिस होता है। इसको घेरने वाला क्या होता है? ये मास प्यूबिस होता है। योनि द्वार यहाँ से प्रवेश करता है शुक्राणु। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र होते हैं, आप इनको देखते चलें। अब आगे चलते हैं।
ठीक है। अब हम यहाँ आ गए मास प्यूबिस, ठीक है। प्यूबिस में नीचे तक फैले रहता है तथा इसमें योनि द्वार ये को घेरे रहता है, हमने देख लिया। अब देखते हैं लघु भगोष्ठ। ऊतकों का एक जोड़ा वलयन होता है जो वृद्ध भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। जो लघु वृद्ध भगोष्ठ होता है उसी के जस्ट नीचे जो होता है वो क्या होता है, लघु भगोष्ठ होता है। इसका अर्थ है कि ये योनि द्वार 3 ओष्ठ जैसे वलयों से घिरा रहता है, उसी 2 वलयों को भगोष्ठ तथा एक वलय को वृद्ध भगोष्ठ योनि द्वार प्राय पतली झिल्ली जिसे योनिच्छद कहती हैं का आंशिक रूप से ढका रहता है। योनिच्छद से क्या होता है, ये आंशिक रूप से ढका होता है। इसमें जो है जी है लघु भगोष्ठ, ये वाला भाग जो होता है क्या होता है, लघु भगोष्ठ होता है। ठीक है, जो वृद्ध जी होता है वृद्ध भगोष्ठ के जिस नीचे वाला भाग जो होता है उसे बोलते हैं लघु भगोष्ठ। यह मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, यहाँ से मूत्र निष्कासित होता है। यहाँ पर जो होता है क्या होता है, भवसेक एक उभार के जैसी संरचना होती है, हमने अभी देखा था ये, ठीक है। ये भवसेक यह एक छोटी सी अंगुली के आकार की संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दोनों लघु भगोष्ठों के ऊपरी मिलन बिंदुओं के पास स्थित होती है। योनिच्छद पहले संभोग के बाद प्राय फट जाता है, लेकिन कभी कभी घुड़सवारी करने, साइकिल चलाने जैसे खेल कूद, अचानक गिरने, झटका लगने इनके साथ फट जाता है, ठीक है। और ये सब आप देख लेना। हम अब चलते हैं यहाँ पर क्या आते हैं, जो होता है मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, इसे बोलते हैं हम स्तन ग्रंथि। इसको देखिए आप, कार्यशील जो स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का महत्वपूर्ण अभिलक्षण होता है। स्त्रियों में स्त्री ग्रंथि या स्तन में विभिन्न मात्राओं में वसा तथा ग्रंथिल ऊतक होती हैं। इसमें क्या होती हैं, वसा होती हैं और ग्रंथिल ऊतक होती हैं। दोनों स्तनों में से प्रत्येक स्तन का जो ग्रंथिल ऊतक होता है वो 15 से 20 स्तन पालियों में मेमोरी लोब्स में क्या होता है, वटा होता है, विभाजित होता है। प्रत्येक पाली में कूपिका नामक कोशिकाओं के समूह होते हैं। अब जो प्रत्येक पाली होती है उसमें कूपिका नामक क्या होती हैं, उसमें समूह होते हैं। कूपिकाओं की कोशिका दुग्ध का स्त्रावण करती हैं। जो कूपिकाओं की कोशिका होती हैं वो दुग्ध का स्त्रावण करती हैं, जो कूपिकाओं की गुहा में एकत्रित हो जाती हैं। तो दुग्ध का स्त्रावण कहाँ से होता है, दुग्ध का स्त्रावण होता है कूपिकाओं से। कूपिकाओं से क्या होता है, दुग्ध का स्त्रावण होता है, ठीक है। अब कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली में की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी या मेमोरी डक्स या मेमोरी नलिकाएं होती हैं, बनाती हैं। इस प्रकार की कई स्तनियां वाहिनियां मिलकर एक वृद्ध स्तनी यानी तुम्बिका का निर्माण करती है ना, का निर्माण बनाती है, जो कि दुग्ध वाहिनियों में लैक्टोफेरस डक्ट, इसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल को जो का परिवहन करने वाली जो डक्ट या नलिका होती है उसे लैक्टोफेरस डक्ट कहते हैं, दुग्ध वाहिनी को, ठीक है। अब आता है इनकी जो दुग्ध वाहिनियों में दुग्ध बाहर आता है, दुग्ध वाहिनियों के रास्ते कहाँ आता है, दुग्ध बाहर आता है। ये हो गया इसका डायग्राम, ठीक है। इसको हम देखते हैं। अब यहाँ से करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे ऊपर ये कोई परसुका होती हैं, ठीक है, ये देख लिया। अब यहाँ देखेंगे हम क्या कि परसुकाओं के बीच की पेशियां, ये परसुकाओं की जो बीच में पेशियां होती हैं ये बहुत संकुचनशील पेशियां होती हैं। अब आता है स्तन पसलियां। स्तन में क्या होती हैं, शुष्क नहीं, इसको बोलेंगे सूक्ष्म क्या होती है, इसमें पेशियां पाई जाती हैं, बहुत नाजुक टाइप, ठीक है। अब आता है वृद्ध अंश पेशियां यानी पैक्टोरेलस मेजर होती हैं। अब आप आ जाती हैं स्तन कूपिका। ये स्तन कूपिका होती हैं, यहाँ दुग्ध का संग्रहण होता है और दुग्ध के लिए ही ये होती हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है स्तन नलिका। ये स्तन नलिका होती है, जो ये कूपिका संकुचित होती हैं तब दुग्ध निष्कासित होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, निष्कासित होता है। अब ये था है स्तन नलिका, ठीक है। अब आता है तुम्बिका यानी एम्पुला होता है। तुम्बिका क्या बोलते हैं, एम्पुला। ये तो एम्पुला का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ये होती है दुग्ध वाहिनी, क्या होती है, दुग्ध वाहिनी। चूसक स्तनाग्र होती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं एरियोला, चूचक पृष्ठ होता है, बसा। इसमें क्या होता है, ये बसा का स्टीराइड द्वारा ये बनते हैं, वो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं,
अब इसमें जो एक और भाग आता है इसका, क्या होता है, बर्थोलिन बोलते हैं या बर्थोयूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। ये ग्रंथि पुरुषों में भी पाई जाती है और स्त्रियों में भी, ठीक है। बर्थोलिन जिसे और ये बल्बयूथ्रल ग्रंथि ग्लैंड बोलेंगे। स्त्रियों में एक जोड़ी जो छोटे आकार की बर्थोलिन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो लघु भगोष्ठ के ठीक पीछे योनि द्वार के दोनों ओर उपस्थित होती हैं। यह म्यूकस का स्त्रावित कर योनि का स्नेहन करती हैं। तो बर्थोलिन या पुरुषों में हो या स्त्रियों में, यह किसका कार्य करेगी, ये कार्य करेगी सिर्फा सिर्फ, किसका कार्य करेगी, सिर्फा सिर्फ ये कार्य करती है, म्यूकस स्त्रावित करती है और यह स्नेहन का ही कार्य करती है, ये पुरुषों में हो या स्त्रियों में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। तो हम कहेंगे धन्यवाद। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्रत्येक लेक्चर इजी वे में समझाया जा रहा है। धन्यवाद।